नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्थान बीएड फर्स्ट ईयर में हम आज लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में अभिप्रेरणा मोटिवेशन के टॉपिक पर विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अभिप्रेरणा जो कि अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है टू मूव और मोशन। मनोवैज्ञानिक अर्थ में अगर इसको हम समझें तो अभिप्रेरणा से हमारा अभिप्राय होगा केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से इसका अर्थ होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। इसमें बाह्य उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह रुचि को पैदा करने, बनाए रखने, स्किनर ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। कितनी अच्छी डेफिनेशन बच्चों दी है। गुड ने इसकी परिभाषा दी है कि क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि प्रेरणा जो होती है व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करती है। तो बच्चों, हमने जो ये परिभाषाएं देखी है, इसमें जैसे इसमें नोट्स में मैंने दे रखा है, न्यूकॉम्ब की परिभाषा दे रखी है कि प्रेरणा प्राणी की वह अवस्था है जिसमें उसकी शारीरिक शक्ति वातावरण में उपस्थित विभिन्न चीज़ों में से किसी विशेष चीज़ को प्राप्त करने की ओर चयनात्मक ढंग से अग्रसरित होती हैं। मार्गर और किंग ने भी बहुत अच्छी बात बताई है कि प्रेरणा एक सामान्य शब्द है। यह प्राणी की भीतरी अवस्था, व्यवहार एवं उस लक्ष्य की ओर इंगित करता है जिस ओर उसका व्यवहार निर्देशित होता है। तो बच्चों, अब हम अभिप्रेरणा की विशेषताएं देखते हैं। इसमें अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक खास अवस्था होती है। व्यक्ति की यह खास अवस्था आंतरिक होती है तो किसी आवश्यकता, कमी या इच्छा से उत्पन्न होती है। इस अवस्था के उत्पन्न होने पर व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करता है और इस बेचैनी को दूर करने के लिए व्यक्ति किसी क्रिया की करने की ओर वह अग्रसित होता है। प्रेरणात्मक व्यवहार चयनात्मक स्वरूप का होता है तथा उसका व्यवहार किसी निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निर्देशित होता है। व्यक्ति में उत्पन्न प्रेरणात्मक व्यवहार उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। तो बच्चों देखो, जो अभिप्रेरणा होती है उसमें बच्चे में आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने उद्देश्य को उसमें बेचैनी की अवस्था में कमी आती रहती है, यानी कि वो अपने आप को रिलैक्स करता हुआ महसूस करता है और धीरे धीरे उसमें यह अवस्था समाप्त हो जाती है और उसके व्यवहार में पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये बच्चों अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं। तो बच्चों, अभिप्रेरणा
जो होती है वो हमें इच्छाओं और प्रेरकों को स्पष्ट समझने के लिए आवश्यक है। यानी कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है और उस कार्य को करने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। अब हम अभिप्रेरणा के लिए जो अन्य शब्द दे रखे हैं उनका भी इसमें भिन्न भिन्न अर्थ बताया गया है। जैसे प्रेरक, प्रेरक जो होता है यह प्रेरक के नाम से हम इसको जानते हैं। यह व्यक्ति के अंदर उपस्थित मनोशारीरिक दशा को किसी कार्य विशेष के प्रति हमको प्रेरित करता है, जिसमें भोजन या पानी की आवश्यकता, काम, निद्रा, किसी संकट से बचना, ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद में है प्रणोदन। प्रणोदन का संबंध शरीर की आवश्यकताओं से होता है। प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं उसे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। मनुष्य को भूख एवं प्यास लगना इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है प्रोत्साहन। निश्चित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है और इस प्रयत्न के लिए उसको बाहरी वातावरण से जो अनुभव प्राप्त होता है, जो प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि प्राणी की क्रिया को आकर्षित करने वाली और उसको प्रलोभन देने वाली वस्तु से जो उसको प्रोत्साहन मिलता है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन, प्यासे के लिए पानी, विद्यार्थी के लिए परीक्षा में ऊंचा स्थान प्राप्त करना और बेरोजगार के लिए नौकरी। तो ये सब चीज़ें इसमें आती। इसके अलावा भी इसमें जैसे उत्सुकता है, रुचि है, लक्ष्य है, ये भी इसको अभिप्रेरणा के ही अंग हैं। तो बच्चों, अब हम अभिप्रेरणा के प्रकार देखते हैं। इसमें जन्मजात प्रेरक होते हैं, अर्जित प्रेरक होते हैं। जन्मजात प्रेरक में शारीरिक प्रेरक हैं। शारीरिक प्रेरक में जैसे भूख, प्यास, काम, मातृत्व भाव, ये जो सब होते हैं वो हमारे शारीरिक प्रेरक होते हैं। उसमें अन्य शारीरिक प्रेरक भी होते हैं जैसे हवा, पीड़ा, ताप, निद्रा, जो हमारे शरीर महसूस करता है और ये सब हमको प्रभावित करते हैं। अर्जित प्रेरक होते हैं जिसमें एक तो सार्वजनिक अर्जित प्रेरक होते हैं, जैसे सामुदायिकता की भावना है, जिज्ञासा है, उत्सुकता है, आत्म स्थापन है, कलह है। ये भी अभिप्रेरणा को बहुत ही प्रभावित करते हैं। व्यक्तिक प्रेरक में उपलब्धि की प्रेरणा, आकांक्षा स्तर, आदत की व्यवस्था, अभिरुचियाँ, मनोवृत्तियाँ, अचेतन प्रेरक। तो बच्चों, इसका हम ओवरऑल अगर देखें तो अभिप्रेरणा जो होती है उसमें शॉर्ट रूप में देखना चाहें तो आंतरिक अभिप्रेरणाएं और बाह्य अभिप्रेरणाएं। आंतरिक मैंने जैसे बताया कि हमारे अंदर की जो प्रेरणा है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, जिसमें मनोदैहिक अभिप्रेरणा है, सामाजिक अभिप्रेरणा है और व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं होती हैं। बाह्य अभिप्रेरणाएं जिसमें जो प्रोत्साहन से, पदोन्नति से, आर्थिक लाभ से, जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, वह सब क्या है? बाह्य, ये इसके अभिप्रेरक हैं। तो बच्चों, हमने बाह्य, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि बाह्य अभिप्रेरणा है वो
इस कई रूपों में भी प्राप्त होती है, जैसे दंड और पुरस्कार से होती है, सहयोग से होती है, लक्ष्य, आदर्श और उद्देश्य के द्वारा होती है। उसके बाद में हम अगर किसी कार्य में भाग लें और उसमें हमको स्वाभाविक सफलता मिले तो हम अभिप्रेरित होते हैं। तो बच्चों, हमने अभिप्रेरणा के प्रकार देखे। तो बच्चों, हमने अभिप्रेरणा को देखा। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणा जो होती है वो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है, जिसके उत्पन्न होने पर वह बेचैनी का अनुभव करता है और इसे दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार की क्रिया करता है। इस आंतरिक अवस्था की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता की कमी या इच्छा से होती है। तो इस प्रकार हमने अभिप्रेरणा हम नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।